हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने 20 दिन के तवील जो धरना था कोयटा में, वो क्यों पोस्टपोन किया, मौखर किया, वहाँ से क्यों उठकर चले गए। इस धरने से अख्तर मेंगल और उनकी पार्टी ने क्या हासिल किया और उनको क्या नहीं मिला, सरकार को क्या मिला। तो ज़ाहरी तौर पर इस धरने पर बड़ी बातचीत होती रही। सियासत में बहुत सारे मुखालफिन होते हैं, मुवाफ़िकीन होते हैं, आपके हमदर्द होते हैं, उनका व्यू पॉइंट बड़ा डिफरेंट होता है। आपके जो क्रिटिक नाकदीन होते हैं वो आपको नहीं बख्शते और आप पर अपनी जो है लफ्ज़ों की तनकीद की जो बारिश है वो जारी रखते हैं। तो इस धरने में भी इस तरह हुआ कि सरदार अख्तर मेंगल के जो क्रिटिक थे, बशमूल सरकार, फेडरल गवर्नमेंट, रियासत और बाकी जो उनके लाइक माइंडेड लोग थे, तो वो उन पर मुसलसल तनकीद करते रहे कि उनका जो धरना है वो, उनकी जो सियासत है वो नाकाम हो चुकी थी, इस वजह से उन्होंने ये धरना लगाया और वो बाहर निकल आए क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो चुका था, उनकी हमदर्दी ख़त्म हो चुकी थी। एक मौक़िफ़ ये भी था कि BYC ने सरदार अख्तर मेंगल और उन जैसे दूसरे जो नेशनलिस्ट हैं, पार्लियामानी पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी सियासत को मादूम कर दिया था आलमोस्ट, और वो सीन से पॉलिटिकल पस मंज़र और पेश मंज़र से निकल चुके थे। तो लिहाजा उनके सर्वाइवल की ये जंग थी, तो सरदार अख्तर मेंगल ने इस तरह किया। अब देखें, पॉलिटिक्स में हर तरह की बातें आती हैं। सरदार अख्तर मेंगल नेशनल असेंबली से इस्तीफ़ा देकर जब घर बैठ गए थे, तो ज़ाहिर है उनके जो पार्टी है, उनका जो सर्किल है वोटर्स का और बाकी जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा शाक था कि उनके लीडर जो बड़े अरसे से पार्लियामानी सियासत करते रहे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे, MNA रहे, मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में जो मूवमेंट चलती रही हैं डेमोक्रेसी की, उनका हिस्सा रहे और अलाइंसेस का भी हिस्सा रहे, मरकज़ी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। उनकी तरफ से पार्लियामानी सियासत को मुकम्मल तौर पर खुदाफिज कहना और इस तरह बैठ जाना ज़ाहिर है उनके लिए एक मायूसी का लम्हा था, और वो समझ रहे थे कि शायद अब उनका लीडर जब इस तरह बैठ गया है तो उनका सियासत का जो ये अंदाज़ है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और जो स्पेस उनसे ली गई है सियासत में वो उनको वापस नहीं मिलेगी। तो सरदार अख्तर मेंगल, आपको पता है, एक बड़े वाइज पॉलिटिशियन है और उनके पास एक बड़ा तजुर्बा है अपने वालिद से। वो पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं, बड़ा इंगेज होते हैं मुख्तलिफ़ वक्तों में, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, और पाकिस्तान के जो सियासत के कॉरिडोर हैं, पावर के कॉरिडोर हैं, उनके सेंटिमेंट और पल्सेस को भी वो जानते हैं और उनके साथ भी वो इंटरेक्ट करते रहे हैं। तो उनको बड़ा वसी तजुर्बा था। बलूचिस्तान में एक जो सिनेरियो बना था जाफ़र एक्सप्रेस के बाद, तो उसमें बड़ी सियासी हीट ऊपर थी और उसमें BYC और उनकी जो लीडरशिप एहतजाज पर बैठी थी। तो बाद में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन के ज़रिए उनको गिरफ़्तार करके जेलों में डाल दिया। इस खबर का और गिरफ़्तारी का बड़ा स्प्लैश हुआ क्योंकि उमूमन बलूचिस्तान में जो फ़ीमेल लीडरशिप है वो गिरफ़्तार नहीं होती और ये आखिरी हद होती है। तो सरदार अख्तर मेंगल और उनकी पार्टी ने इस मौके पर इस लॉन्ग मार्च का, एहतजाज का ऐलान किया, जिसको उन्होंने एहतजाज को, लॉन्ग मार्च को नामूस का और गैरत का नाम दिया कि ये बलोची जो रिवायत है उनके ख़िलाफ़ है। तो ज़ाहिर है हर सोसाइटी के अपने डायनामिक्स होते हैं, यहाँ एक सेंटीमेंट था तो उसको उन्होंने वाइजली उसको राइज़ भी किया, उसको लेकर भी चले और 20 दिनों तक मुश्किल हालात में वो यहाँ बैठे रहे। तो आप समझें कि अगर BNP और सरदार अख्तर मेंगल के हम गेंस की तरफ जाएं तो एक ऐसी पार्टी जो 2-3 महीने पहले मुकम्मल तौर पर मायूस और पस मंज़र में चली गई थी, उनके लीडर ने एक बड़ा बोल्ड किस्म का स्टेप लेकर, जो ज़ाहिर है ख़तरों से भी पुर था। आपने देखा कि खुदकश हमला हुआ और वो लखपास वाक़तन एक ऐसी जगह है जिसमें बलूचिस्तान की और कोयटा की एक बुरी तारीख़ उससे वाबस्ता है क्योंकि एक दर्जनों हमले वहाँ मुख्तलिफ़ सूरतों में हो चुके हैं और बड़ी सेंसिटिव और वोलाटाइल किस्म की जगह समझी जाती है। मुख्तलिफ़ हवालों से फोर्सेस पर भी हमले हुए हैं, सियासी लीडरान पर भी, मजहबी तंजीमों पर, काफ़िलों पर, कॉन्वाइज़ पर और अदरवाइज़ भी बड़े बड़े जो है उस, अगर आप 3-4 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें बड़ी जो है वो एक खूनख्वार किस्म की तारीख़ है। तो वहाँ वो धरना देकर बैठ गए, ज़ाहिर ख़तरात से पुर था और वहाँ पर अपने वर्कर्स को उन्होंने बिठाए रखा और जो बाकी सपोर्ट थी उनको, जो लोकल सरदार थे, कबायली अमायदीन थे, नोटेबल्स थे, ज़ाहिर है उनकी भी उनको बहुत बड़ी सपोर्ट रही क्योंकि बलूचिस्तान में जो रिवायात हैं
گو کہ آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں اپنی جگہ، لیکن جب ٹریڈیشنل بات آ جاتی ہے، ویلیوز کی بات آ جاتی ہے، تو جو جن سرداران کے علاقے میں کوئی مہمان آتا ہے یا سردار آتا ہے تو ان کی آگ بھگت جو ہے وہ جو سپورٹ کی جاتی ہے، ایک یہاں کا نارم ہے۔ باقی جو پارٹیز ہیں وہ بھی پہلے دن سے وہاں آتی رہیں، جو کہ سمجھے کہ ان کا اور بی این پی کا جو پولیٹیکل ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا وہ سردار اختر مینگل کے اس طرح کونے میں بیٹھ جانے سے ادروائز ختم ہو گیا تھا۔ تو پارٹی نے ایک ریوائول کا اس دھرنے کو لانچنگ پیڈ بنایا، اور بلوچستان کی جو اکراس دا بورڈ سوسائٹی ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، میڈیا ہے، سول سوسائٹی ہے، انجمن ہیں واپاریوں کی اور تاجران کی، باقی جو ہیں نیم اٹ، ان سب سے ان کا انٹریکشن رہا۔ اپوزیشن کو چھوڑ دیں، سرکار کی طرف سے مختلف جو ڈیلیگیشن ہیں منسٹرز کے وہ آتے رہے۔ تو اس طرح کی آپ ایک ان کی اچیومنٹ سمجھ سکتے ہیں بی این پی کی، کہ وہ ایک ڈارمنسی میں چلے گئے تھے۔ اس دھرنے سے، اس لانگ مارچ سے اور اس ایکٹیوزم سے بی این پی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے بڑی اسپاٹ لائٹ میں رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دھرنے سے پہلے جو ملک کا پورا لینڈسکیپ تھا یا بلوچستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا، اس پہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اور ثانیہ ہے وہ چھایا ہوا تھا، وہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور ایک طرح سے سرکار، فیڈریشن اور باقی جو ہمارے فورسز ہیں وہ اس واقعے کو لے کر بڑا میڈیا میں چل رہے تھے، اور یہاں کے جو باقی برسر پیکار فورسز ہیں ان کے خلاف بڑی ہیو اینڈ کرائے تھی۔ اس دھرنے کے بعد اور اس ایکٹیوزم کے بعد پورا جو میڈیا کا فوکس ہے، ڈسکشن ہے، وہ پورا اختر مینگل اور ان کی پارٹی اور ان کے روزانہ کے جو مووز ہیں اس پر چلا گیا۔ تو اس طرح ایک وائز آپ موو کہہ سکتے ہیں کہ پورا اٹینشن انہوں نے ڈائیورٹ کیا، اور ساتھ میں جو بی وائی سی کی مقید خواتین تھی جن کے خلاف، جن کو ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت قید کیا گیا تھا، ان کا کیس بھی 20 دن اس ایکٹیوزم کے تھرو کسی نہ کسی طرح ڈسکشن میں رہا۔ جس پارٹی نے، جس جو ہمدرد نے، مخالف نے بات کی، آپ نے دیکھا کہ وزراء نے اس کو سبجیکٹ بنایا۔ وزراء کی جو بڑی بڑی ٹیمز تھی، 7 8 وزراء وہ آتے تھے اور اختر مینگل کے خلاف جو ہے پریس کانفرنس کرتے تھے، جس میں پیپلز پارٹی کے الائیز، مسلم لیگ شامل تھی۔ تو ایک طرح سے سرکار تو کہہ رہی تھی کہ اختر مینگل کا دھرنا کوئی 1500 لوگوں کا دھرنا ہے، لیکن آپ لیول دیکھیں کہ سرکار کے جو وزراء تھے روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف آتے تھے، بلکہ ایک نئی بات یہ تھی جو بلوچ سوسائٹی میں اس سے پہلے نہیں تھی، وہ تھے الزامات گداریوں کے ہمیشہ سرٹیفکیٹ ملتے رہے ہیں، لیکن بلوچستان کی سیاست میں ذرا یہ پہلے نہیں تھا کہ اس طرح کے الزامات کے غدار قرار دیا جائے، اور پھر پیسوں کے الزامات کہ اتنے پیسے لے کر آپ نے دھرنا کیا اور اتنے پیسے لے کر آپ نے دھرنا ختم کیا۔ تو اس طرح کی بڑے جو دلچسپ ہیں الزامات اور واقعات جو ہیں وہ بھی اس دھرنے میں نظر آئے۔ لیکن اگر آپ ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے پولیٹیکل انالسٹ دیکھیں گے تو اختر مینگل نے اگر وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا کوئٹہ میں آ کر جو ایک بڑی خبر بنتی، یا وہ جو بی وائی سی کے لیڈرشپ تھی وہ آزاد نہیں ہو سکی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر تھوڑا ہم ڈیلیبریٹ کریں گے، لیکن اس نے اپنی جو پولیٹکس میں ریلیونس ہے وہ کم از کم اختر مینگل نے وہ پیدا کر دی ہے، اور دوبارہ سے وہ اسپاٹ لائٹ میں آ گئے۔ آخری دنوں میں جو 17واں دن تھا اس میں جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس میں بہت ساری پارٹیسپیشن تھی، اس کو میں نے ذاتی طور پر دیکھا بھی، ہم نے سنا، تو اس میں ہمیں یہ میسیج مل گیا تھا، کیونکہ جس طرح کی اسپیچز تھیں اس میں جو بڑے انفلوئنشل لوگ تھے، جس میں سر فہرست جے یو آئی کی جو لیڈرشپ تھی، مولانا واسع آئے تھے اور مولانا عبدالغفور حیدری، ان کی جو تقاریر تھی ان سے بھی یہ واضح تھا، اور ساتھ میں امیر اسرار اللہ زہری بی این پی عوامی کے صدر ہیں، ان کی جو تقریر تھی، یا اصغر خان اچکزئی کی جو تقریر تھی، عوامی نیشنل پارٹی کے جو سربراہ ہیں بلوچستان کے، اور اس طرح دیگر جو مختلف جو سرداران ہیں ان کی جو بات چیت تھی، اس میں سردار اختر مینگل کو ایک ریکویسٹ تھی کہ وہ دھرنا ملتوی کر کے اپنا نئی اسٹریٹجی کا اعلان کریں اور کوئٹہ میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کریں، تاکہ وہ جو کانفلکٹ کی صورتحال اگر بنتی ہے تو اس سے ایورٹ کیا جائے۔ تو اس پورے دن میں ہم لوگ وہاں جو موجود تھے صحافی، تو وہ سمجھ چکے تھے کہ سردار اختر مینگل کے جو لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے، لائک مائنڈیڈ، وہ شاید سردار اختر مینگل کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں اور آگے کا راستہ نکالیں، کیونکہ گورنمنٹ نے جس طرح کے
मैसेजेस दिए थे। आखिरी दिनों में आपने देखा कि नवाबजादा जो मंगसी साहब हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी दोनों चीज़ें थी, एक रिक्वेस्ट थी अख्तर मेंगल को और दूसरा एक थ्रेट भी था। और मौलाना वासे ने तो इस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर पर ये कह दिया था कि सरदार साहब वो आपको ख़वातीन की आज़ादी का और बाकी चीज़ों का क्रेडिट नहीं देना चाहते, आप पर सख्त नाराज़ हैं। तो ज़ाहिर है आपकी जो एडवांसमेंट होगी कोयटा की तरफ उसमें एक तसादुम का और वायलेंस का खदशा है, तो लिहाजा आप हमारी दरख्वास्त कबूल कर लें और रिव्यू करें। तो रिव्यू करना सियासत में हमेशा दानिशमंदी समझा जाता है। अब जो नकाद हैं वो तो कह सकते हैं कि उन्होंने शायद डील की होगी, वो निकल गए, लेकिन कल उनकी पार्टी का सेंट्रल कमेटी का एक और इजलास है, क्योंकि इन द मीन टाइम बलूचिस्तान में कुछ और डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वो BYC की जो लीडरशिप है वो तो कोर्ट ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि ये भी बड़ा अजीब है कि एक ही केस 3 MPO का समीउद्दीन बलोच के ख़िलाफ़ कराची में था, वो आज़ाद हो गई, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर महारंग है उनको आज़ाद नहीं किया गया, बल्कि उनको कहा गया फ़ैसले में कि आप वजारत दाखिला से रिज्यू करें। ये भी बातें थी कि उनको एक एफिडेविट कहा गया था लॉयल्टी का, जो शायद उन्होंने नहीं लिख कर दिया तो बातें ख़राब होगी। एक ही केस में 2 मयार थे, सिंध में अलग थे और यहाँ पर अलग थे। तो ज़ाहिर है इससे लग रहा था कि कम अज़ कम सरकार इस वक्त उनको आज़ाद करके अख्तर मेंगल को ये क्रेडिट नहीं देना चाहती थी कि उनके दबाव की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जब डेवलपमेंट मिल गई तो BNP के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए ये वाइज डिसीजन था, जबकि उनके सारे एलाइज बशमूल JUI या जितनी पार्टीज़ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में आई तो उन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट और यकजहती का उन्होंने कहा था, बल्कि कहा था कि आप एक नेक्स्ट मूव कोयटा में करें और जलसों का प्रोग्राम करें, इस तरह बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बने तो हम आपके साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के अलावा बलूचिस्तान की जितनी पार्टीज़ मैटर करती हैं वहाँ मौजूद थी उस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल के इस पॉलिटिकल मूव को अप्रिशिएट किया और आगे वाले जो इक़दाम हैं उनको उसकी सपोर्ट की यकीन दिलाया। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये विन विन सिचुएशन थी एक ऐसी पार्टी या ऐसी लीडर के लिए जो 2-3 महीने पहले उसकी पार्टी भी मायूस थी, वो भी मायूस बैठा था। आज उनकी रिलेवेंस है, वो बात करते हैं, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है, उन पर नाकिद है, उनके नाकिदीन उसको बड़े आड़े हाथ लिए बैठे हैं, लेकिन उन्होंने वाइजली इस पूरी एनवायरनमेंट से अपना रास्ता बनाया है और वो आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि उनकी जो सेंट्रल कमेटी क्या फ़ैसला करती है। जो APC का ऐलान किया गया था कोयटा में आने वाले हफ्तों में, वो क्या होती है, और उसमें जो नई एडिशन हुई है बलूचिस्तान के जो माइंस और मिनरल का इशू है उस पर भी बड़ी डिबेट हुई, बात हुई, तो उस पर किस तरह की आवाज़ें सामने आती हैं, क्योंकि अभी तक हमें गॉसिप सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत ने ऑफिशियली उस एक्ट को सपोर्ट किया है और फेडरल गवर्नमेंट के जो फैसले हैं हालिया दिनों हुए हैं माइंस और मिनरल्स के हवाले से, उसको बलूचिस्तान गवर्नमेंट है जो ऑन द फेस ऑफ उन्होंने उसकी एब्सोल्युटली सपोर्ट की है। असेंबली में उसकी कोई बड़ी मुखालफत हमें नज़र नहीं आई। आइंदा दिनों देखना है कि ये सारी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं बशमूल BYC की जो लीडरशिप है उनकी आज़ादी और बाकी जो मुतालबात हैं बलूचिस्तान में एक्टिविज़म के, वो किस तरह अनफोल्ड होते हैं, और उसमें BNP और सरदार अख्तर मेंगल और उनके लाइक माइंडेड और एलाइज जो पार्टी हैं वो किस तरह अपने लिए रास्ता बनाती हैं, और बलूचिस्तान सरकार का नया जो स्टैंड है इन सारी चीज़ों पर क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।